कम्युनिस्ट विचारधारा हो या सोशलिस्ट विचारधारा हो, कैपिटलिस्ट विचारधारा हो, संघ का विचारधारा हो, सब चीज के बारे में पढ़े होंगे। जन स्वराज का विचारधारा क्या है भाई? व्यवस्था तो तभी बदलेगी ना जब आप बिहार को समझेंगे। सही बात। और आप बिहार को तभी समझेंगे जब आप बिहारियों तक पहुंचेंगे। और बिहारी तो गांव में है। आप किसी थाने में चले जाइए वो आपका सुनेगा नहीं। कुछ पैसे दीजिएगा तो होगा। थानेदार को एक थाने से दूसरे थाने में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। एसपी को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। और कोई बड़ा कोतवाली थाना है, बड़ा थाना है, तो उसमें आने के लिए भैया 2 पैसे। बिहार में कौन सा वो एक चीज है जो आप बदलते हुए देखना चाहते हो? बेगूसराय का जो राजनीति है, अभी जन स्वराज वहां जाके लेफ्ट मानो ना राइट मानो, आप सीधा जाओ स्ट्राइट देखो करके बोल रहे हैं। आप कहां तक देख रहे हो बेगूसराय में जन स्वराज सफल हो पाएगा कि नहीं? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जन स्वराजी यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल में जो लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में नया व्यवस्था खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सारे लोगों को यहाँ ले आके इंटरव्यू किया जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप बिहार क्यों आए हैं, बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, ये ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं। उसी क्रम में हम श्वेताब बाई एक है, इसको ये यहाँ है अभी, सॉरी भाई, उसी क्रम में हम श्वेताब बाई को लेके आए हैं। श्वेताब बाई जन स्वराज पदयात्रा में पदयात्री है। ये पिछले 1 साल से पदयात्रा में रह रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा भी कर रहे हैं और संगठन का जो भी काम होगा ये कर रहे हैं। ये एनएलयू का स्टूडेंट रहा, कटक में इसका पढ़ाई हुआ, लॉ का स्टूडेंट रहा और ये लॉ का प्रैक्टिस करते थे यहाँ जन स्वराज पदयात्रा में आने के पहले। इनसे जानने का प्रयास करेंगे बिहार आने का क्या इसका मकसद है और आगे जाके बिहार में कैसे कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं, आप लोग को कैसे देखना चाहिए ये जन स्वराज अभियान के बारे में। आप एक बार श्वेता बाई से जानने का ये प्रयास करेंगे। श्वेता बाई, बहुत पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये शो में आने के लिए, हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रवीण, आपको बुलाने के लिए। मुझे आपने यहाँ बुलाया, ये सौभाग्य दिया है, तो ये मेरा भी सौभाग्य है। सही बात। थैंक यू वेरी मच। श्वेता बाई, आप जैसे मैंने बोला था, आप लॉ का स्टूडेंट रहा, आपका बचपन कैसे था, आप पढ़ाई लिखाई क्या की है और आपका लाइफ ट्रैजेक्टरी क्या था जन स्वराज पदयात्रा में जुड़ने के पहले, इसके बारे में थोड़ा परिचय दी। प्रवीण, यहाँ आने से पहले मैं अगर बचपन से शुरुआत करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पापा, मोस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स सब एकेडमिक्स में थे। मेरे दादाजी प्रोफेसर है, पापा प्रोफेसर है, मम्मी टीचर है। और तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल रहा। बट मैं नेटिवली, मैं वैसे तो पैदा हुआ बेगूसराय में और वहीं जिंदगी मेरी बीती। बट मेरा जो नेटिव है, मेरा जो पुरखों की जमीन है, वो आपका औरंगाबाद से है। और फिर वहां से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरुआत में मैं करना चाह रहा था सिविल सर्विसेज। जैसा अब बिहार में पैदा होते हैं तो 2 ही चीजें, तो IIT IAS। और IIT में मेरा मन नहीं था और पढ़ने में अच्छा था, तो लोगों को लगा। और मैं काफी बचपन से ही मेरा हिस्ट्री पॉलिटिक्स के तरफ रुझान बहुत था। जो ह्यूमैनिटीज के कोर सब्जेक्ट होते हैं उसकी तरफ मेरा रुझान बहुत था। तो लोगों को लगा कि भैया IAS निकाल सकते हैं, उस तरफ था। और उसी क्रम में, बट चूंकि जैसा होता है IIT की भी तैयारी करने गया, 2 साल तैयारी की, पर समझ में आ गया कुछ करना है नहीं, होना है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, सोता था क्लास में। और वो छोड़कर मैं मतलब छोड़ दिया। 11th एंड होते होते 12th की शुरुआत में छोड़ दिया। घर लौटा तो लोगों को लगा यार निकम्मा है, क्या कर दिया, छोड़ दिया, पैसे बर्बाद हो गए। तो मुझे अपने पे भरोसा था, बट भले लोग थोड़े डिसअपॉइंट हुए। उसी क्रम में मैंने सोचा कुछ अब करना है तो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ चले गए, MBA की तरफ प्रोबेबली। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कहीं तो ग्रेजुएशन करें। तो JNU और BHU के लिए अप्लाई किया। संयोग से JNU में हो गया और आई गेस 14 या 15वीं रैंक थी इंडिया में, और BHU में भी हो गया था। बट उसके बाद उसी दौरान मैंने शायद में 6 महीने मैंने एडमिशन लिया था। और
पढ़ाई करी वहां पे, बट फिर मुझे लॉ के बारे में पता चला। उसके पहले लॉ वाज लाइक कि भैया जो छाता लगा के टाइपराइटर लेकर के और झोला टांग के जो लॉयर्स आपको दिखते हैं उसी के बारे में था। देयर वाज अ एंटायर अनदर यू नो लाइफ ऑफ एज अ लॉयर, एक अलग दुनिया है, परसेप्शन, कॉर्पोरेट लॉ एंड ऑल दैट, या जो भी है उसके बारे में पता नहीं था। बट एक मेरा रूममेट था, वो तैयारी कर रहा था, उससे मुझे ये बात पता चली। मुझे लगा कि इट वाज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, समथिंग व्हिच आई लव टू रीड। वो मैंने जब इनिशियल कुछ बुक्स पढ़ी तो मुझे लगा यार मजा आता है इसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भैया लॉ की तरफ जाना है, क्योंकि समथिंग व्हिच आई नो कि मतलब समथिंग व्हिच आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग टर्म, समथिंग आई कैन बी पैशनेट अबाउट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कह लो बचपन का पहला प्यार अगर मेरा रहा तो राजनीति रही। और मुझे लगता है हर बिहारी के अंदर है राजनीति, बिहारी के अंदर वो पैदा होता है तो वो अंदर से वो कहते हैं ना, जीन होता ही है। हाँ, वो खून में उसके राजनीति होती है, होते ही वो था। और दूसरी चीज ये है कि हर पॉलिटिशियन पे ढेला मारो, शायद हर दूसरा या तीसरा पॉलिटिशियन आपको वकील ही मिलेगा। तो शायद हो सकता है मैं इसलिए भी नेचुरली वकालत की तरफ झुक गया। क्लैट दिया, सक्सेसफुल हुआ, अच्छा टॉप 5 कॉलेजेस में से एक मिल गया, पढ़ाई करी, पढ़ाई कंप्लीट हुआ। लॉ स्कूल काफी वो एक बिल्डिंग फेज रहा, क्योंकि जिस तरीके का क्राउड वहाँ होता है, खासतौर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो देयर इज अ एलीट क्राउड, एलीट एज एन इंटेलेक्चुअली एलीट क्राउड। वहाँ पे आपके कन्वर्सेशंस, वहाँ पे आपके जितने एज अ कैरेक्टर आप जितना डेवलप करते हो वो काफी अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद वहां से निकला तो प्रोफेशनली जो किया सो किया। और फिर तब तक मुझे लगता है कोविड आ गया, कोविड खत्म हुआ तो फिर जनसुराज शुरू हो गया। और मेरे बचपन के एक दोस्त है, वो यहाँ पे पहले दिन से जुड़े थे, 2 अक्टूबर से। आप उसका नाम भी ले सकते हो। ओके, सो ऋषभ है। अभी वो जो विधानसभा हो रही है उसका बाय इलेक्शन का पूरा वो देख रहे हैं, और वो काफी एक्टिव, प्रशांत किशोर के चहेते, पदयात्री भी रहे हैं। वो भी एक्सटेंशन में जॉब कर रहे थे और उन्होंने भी छोड़ दिया। सही बात। हम एक ही शहर में पैदा हुए, बचपन के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे। और हमने वो आया तो उसके थ्रू मुझे पदयात्रा के बारे में, प्रशांत को तो मैं काफी टाइम से फॉलो करता, मुझे वो याद है पहली बार जब मैंने उनको देखा था, वो पिक्चर उनकी वायरल हुई थी नरेंद्र मोदी के साथ, ब्लैक टी शर्ट पहनते हुए बात करते हुए। तब फिर मुझे वहां वो मुझे पिक्चर याद आती है, पहली पिक्चर मैंने उनकी देखी थी। तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था। पर जैसा आपको पता है कि जनसुराज के पहले प्रशांत वाज वेरी कैमरा शाय, लो लाइमलाइट, इंटरव्यूज नहीं, कुछ नहीं। तो वो एक चीज था। बट जब जनसुराज शुरू हुआ और पदयात्रा जब शुरू हुई तो लगा कि कुछ अलग हो रहा है। और चूंकि ऋषभ की वजह से मुझे काफी लगातार अपडेट्स आ रहे थे। और जैसा मैंने बोला, बचपन में मेरा पहला और आखिरी प्यार शायद राजनीति ही है। तो वो फिर अंदर से मतलब आवाज आने लगी, यार मैं गलत जगह पे हूँ, जबकि था मैं उस जगह पे जो शायद मेरा दूसरा प्यार था। तो मैंने एक दिन छोड़ा, हटाओ यार, सही बात, बैग पैक किया और जहाँ एज अ पदयात्री हूँ। जब ये छोड़ने के बाद आए, और आप एक अच्छा खासा परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल परिवार है आपका। ज्यादातर लोग आपका परिवार में कोई शिक्षक रहा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में ही रहा, आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति है। उतना पढ़ाई करने के बाद, उतना जॉब हासिल करने के बाद, वो छोड़ के जब यहाँ आ रहे थे, पेरेंट्स का या आपका गांव परिवार का क्या रिएक्शन था पहले, बताइए। यार सच बताओ तो मेरे माँ बाप को या मेरे परिवार को 6 महीने तक पता भी नहीं था। और जाहिर सा मैं बता भी नहीं सकता था। और मतलब मुझे लगता है शायद गिन चुन के 2 या 3 दोस्तों को ही पता होगा इस बारे में। वो भी बहुत, इट वाज अ वेरी सीक्रेट अफेयर, इट वाज एन अफेयर। जनसुराज के साथ एक अफेयर ही था। सही बात है, वो बहुत सीक्रेट रहा। और वो भी एक अलग कहानी है। पर इतना तो मुझे पता था यार, जो मैं कर रहा हूँ ना, वो शायद अभी लोग ना समझे। अभी भी लगता है अभी शायद लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन टाइम छोड़ करके एज अ वॉलंटियर, बिना किसी पैसे के, इस किसी एक इंसान ने जो बोल दिया और उसके पीछे हम चल रहे हैं, है ना। वो शायद समझाना बहुत मुश्किल है उनको, सामने वाले को। पर चूंकि हम इस संस्था के हिस्सा है, इतने बड़े इकोसिस्टम के हिस्सा है, तो हमारे लिए बहुत इजी है समझना।
पर वो सही समय आएगा जब हम उनको शायद समझा पाएंगे, वो शायद समझ पाएंगे। सही अभी बात। वो डाउट रहेगा कि हम उनको समझा नहीं सकते। तो इसलिए भी शायद हमें अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भैया कैसे बताए, तो ठीक है अब उन्हें पता चल गया है, पर अभी वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। मुझे, मैं कहता हूँ ना, अफेयर है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ परिवार शायद उतना कंफर्टेबल नहीं उतना है, कंफर्टेबल नहीं है। पर समय आएगा जब जानेंगे, समझेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो शायद एक समझ उनके साथ, सही बात। एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से भी हो जाए। हाँ हाँ। जी। आप यहाँ आए हो और आप 1 साल से रह रहे हो, मतलब संगठन में आपको क्या चीज करने को मिल रहा है, आप अभी कौन भूमिका में हो, वो क्या वो जो भूमिका में हो वो कैसे कर रहे हो, एक बार एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। एक्चुअली इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है प्रवीण। जब मैं आया, और मैं आया ऋषभ के थ्रू, पर उस समय पदयात्रा और पदयात्री एक बहुत इवोल्यूशनरी फेज में थे। आज अगर आप देखें तो जनसुराज की एक बहुत अहम भूमिका, खास तौर पे जो इसका मोबिलाइजेशन है, जो मास कनेक्ट है, उसको पदयात्री लीड कर रहे हैं। पर उस समय वो इवॉल्व हो रहा था, पदयात्रियों का रोल इवॉल्व हो रहा था, क्योंकि पदयात्रियों का भी उस समय पता नहीं था क्या करना है। कुछ एक वर्टिकल्स ही थे, आज तो मतलब 6 वर्टिकल्स तो बस बाहर है पदयात्रा के। पदयात्रा के अंदर कितने वर्टिकल्स हैं वो आप छोड़ दीजिए, जो पदयात्री लीड कर रहे हैं। सही बात। उस समय ये सब कुछ इवॉल्व हो रहा था। और तो जब मैं आया तो मुख्य तौर पे मुझे 3-4 चीजें दिखी। एक था कल्चर, जो बच्चों के साथ कनेक्ट, सही बात है, हाँ, है ना, कनेक्ट करते हैं बच्चों से बड़े लेवल पर कनेक्शन, वो एक था। दूसरा था डिजिटल, तो यूट्यूब उस समय हम खराई कर रहे थे। आज हमारे पास एक टीम है, वही पदयात्रियों की टीम है, वाहिनी की टीम है। उस समय हम इसको खराई कर रहे थे। जो तीसरा था वो था प्रचार, जो मुझे सबसे पसंद आया, और मैं वो उस प्रचार में लग गया। और संजोग ये था कि शुरुआती दौर में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, काफी अच्छे लोगों से दोस्ती हुई, जो आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ जो मेरे दोस्त बने और आज भी हैं, वो ये सारे वर्टिकल्स को लीड कर रहे हैं। और ये मैं काफी गर्व से बोल रहा हूँ। वो एक कहते हैं ना, वो पीयर ग्रुप का असर वो भी दिखा और काफी आगे बढ़ा। और प्रचार में मेरा ही अब बहुत अच्छा, मेरा शायद वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स पदयात्रा में आज उसको वो लीड कर रहा है। और मैं पहली बार उसकी टीम के साथ जुड़ा, उसके साथ सीखने का मौका मिला। करते सीखते 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 फिर प्रशांत जी ने शायद मुझे देखा और उनको कहीं में दिखा, और फिर उन्हीं के साथ विवेक भैया थे, हमारे मार्गदर्शक थे, उनको भी दिखा। विवेक भैया के थ्रू प्रशांत जी के साथ मुलाकात हुई। और मुझे लगता है वो पहली मुलाकात थी, मेरे लिए भी आश्चर्य था, वो 1 घंटे चली थी। क्योंकि प्रशांत के साथ वो पहली मुलाकात एज अ पदयात्री, यू आर नो वन व्हेन इट कम्स टू प्रशांत, राइट। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और एज अ नो वन प्रशांत आपसे मिलते हैं, 1 घंटे आपसे बात करते हैं। उस समय काफी भूमिका निकली। और मुझे लगता है उसके 10-15 दिन के बाद प्रशांत जी का कॉल आया, और उन्होंने मुझे दूसरी भूमिका दी, जिसको हम प्रशांत किशोर ऑफिस बोलते हैं। वो प्रशांत किशोर की अपनी खुद की टीम है, और प्रशांत जी के इर्द गिर्द जो भी कुछ भी हो रहा है, पदयात्रा से लेकर हर वो चीज, वो उसी ऑफिस के थ्रू होता है। उसके जो भी प्रशांत जी जब पदयात्रा में रहते तो सब तो पदयात्रा में ही रहते, उसको लीड करने का और उसको चलाने का एक मौका मिला। वो शायद मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, और शायद वो पदयात्रियों के लिए भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले, मुझसे पहले एटलीस्ट, वो एक प्रोफेशनल टीम चलाती थी। है ना, वो प्रोफेशनल टीम चलाती थी। पहली बार किसी पदयात्री को उसे लीड करने का मौका मिला था। और उसके बाद वो एक कारण भी था कि प्रशांत चाहते थे कि पदयात्रियों और प्रोफेशनल टीम में एक सामंजस्य बनना शुरू हो, और धीरे धीरे पदयात्री उसको लीड करना शुरू करें। वो एक एवेन्यू था जो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि वहां रिश्ते बने। और मुझे समझ में आया कि कैसे आप एक पदयात्री एक प्रोफेशनल से अलग हैं, लेकिन कैसे दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं। और उसी को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें तो अभी एक जिम्मेदारी जो मिली है, वो एक टीम बनाने की मिली है, जो कि उस एक्सपीरियंस को यूज यहाँ पे करना है। और हम वाहिनी के, यानी कि जो वाहिनी का मतलब होता है जो वहन करे, कृष्ण को अर्जुन का वाहिनी बोला जाता है। तो कहते हैं जनसुराज प्रशांत किशोर के वाहिनी हम पदयात्री हैं, उन्हीं के ऐसे एक एक्सटेंशन वाहिनी बोलते हैं, जो वो लोग हैं जो युवा हैं, जो अपना पूरा जीवन लगाया है 1 साल तक
सही बात। प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे हैं, घर घर तक प्रशांत को पहुंचा रहे हैं। उन युवाओं को मिलकर, उन युवाओं को जोड़कर, ऐसे युवा जो कहीं से भी आते हो, आप गांव से आते हो, आप किसी एलीट कॉलेज में पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हो, या आप गांव के किसी कॉलेज से पढ़े हो, अगर आप में क्षमता है, आप में अगर जज्बा है और आप इस मुहिम से जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है वाहिनी का। ऐसे लड़कों को, कुछ चुनिंदे लड़कों को खोज करके, ऐसे युवाओं को खोज करके एक टीम तैयार करना जो दिल से पूर्ण रूप से पॉलिटिकल हो। पूर्ण रूप से पॉलिटिकल, वो आए हैं क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है और राजनीति सीखनी है, दिल से पूर्ण रूप से पॉलिटिकल हो, लेकिन जब वो काम करें तो एकदम प्रोफेशनल हो। सही बात। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो पॉलिटिशियंस बाय हार्ट, प्रोफेशनल बाय एक्शन। सही बात। ये वो टीम तैयार हो करने की एक जिम्मेदारी मिली है, और कल चल के यही टीम शायद बिहार लेवल पर जनसुराज को प्रोफेशनल और पॉलिटिकल दोनों लेवल पर रिप्रेजेंट करे और एक रिलेशनशिप तैयार करे। और इसके लिए हमारा एक कैंप भी तैयार हुआ है जो पटना में अभी बन रहा है, और मतलब काफी भव्य कैंप होगा जहाँ खुद प्रशांत भी रहेंगे। तो वो जिम्मेदारी अभी हम लोग, कुछ लोग हैं जो मिलकर निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, आपसे जान के ये बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत इंसाइटफुल भी है। इतना बढ़िया काम जनसुराज में हो रहा है करके आपके द्वारा हमको ये सुनने को मिल रहा है भैया। यहाँ हम, जैसे हम, आपको पता है हम दक्षिण भारत से है, और यहाँ हम जो दिक्कत देखते हैं कि लॉ फ्रेमिंग में बहुत दिक्कतें आते हैं भैया। आप एक लॉ का स्टूडेंट रहा, और अभी बिहार में कैसे लॉ बन रहा है उसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें के वजह से बिहार में सही से लॉ नहीं बन पा रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या, कहाँ गलती हो रहा है, इसके बारे में बताइए। यार मैं इस पे ज्यादा तो नहीं, बस कुछ बोलना चाहूंगा, समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला था, कि आजकल पार्लियामेंट में लॉज ऐसे बनते हैं जिसपे डिस्कशन नहीं होते। सही बात। आप जब पार्लियामेंट का असल मकसद, जब आप लॉ बनाते हैं, इस पे डिस्कशन, असली मकसद ये होता है कि चीजें अच्छी उभर के आए। जो प्रशांत जी कहते हैं विजडम ऑफ द क्राउड, जो वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो एमएलए हो या एमपीज हो, वो उस क्राउड के विजडम है। क्राउड ने उन्हें वहां चुनकर भेजा, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जब एक लॉ को, जब कोई बिल आता है और उसे डिस्कस किया जाता है, तो वहां विजडम ऑफ द क्राउड आता है। विजडम ऑफ द क्राउड, सही बात। वो हो नहीं रहा। और कहते हैं कि पक्ष विपक्ष पर तंज कसेगा, विपक्ष पक्ष पे तंज कसेगा, कुर्सी उठाया जाएगा, फेंका जाएगा, और मुख्यमंत्री, जब सवाल मुख्यमंत्री से किया जाए तो मुख्यमंत्री बोलेंगे कि मर गए तो क्या हो गया, दारू तो पी रहे थे। सही बात है ना। तो जब मुख्यमंत्री ही ऐसे बोले तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था, या कानून, जब कानून ही नहीं वैसी होगी तो व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए। सही बात, सही बात। तो इस यहाँ का लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? ये वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, यहाँ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, यहाँ कैसे कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या ही बोलो। हमारे पिछली सरकार में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे 10वीं पास भी नहीं थे। जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे वो तो 9वीं पास भी नहीं थे। जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री भी था, वो भी 9वीं पास नहीं थे। तो जब नेता ही, और जो हमारे ये जल संसाधन मंत्री हैं वो तब से एक ही हैं। अपने तो संसाधन बहुत कमा लिया, लेकिन जल का, बाढ़ के नाम पर जब बाढ़ इतनी आती है लेकिन बाढ़ आज तक बांध नहीं बना, क्योंकि भैया बाढ़ में पैसे बर्बाद हो गए, भ्रष्टाचार में चले गए। तो भैया जब आएगी टीम खोजने के कहाँ पैसे गए, तो भैया बाढ़ में बह गए फाइल्स। सही बात है ना। तो जब व्यवस्था ही ऐसा है, हमको समझना पड़ेगा जनसुराज उसी व्यवस्था को बदलने का है। ये सवाल अपने आप में, मतलब शायद हतोस, अपने आप को हमें कहीं ना कहीं हमें दिल से दर्द देने वाला सवाल है। आज पुलिस इतनी नाकाम है, आज भी हम अंग्रेजों के जमाने के पुलिस को देख रहे हैं। आप किसी थाने में चले जाइए, वो आपका सुनेगा नहीं। कुछ पैसे दीजिएगा तो होगा। थानेदार को एक थाने से दूसरे थाने में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। एसपी को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। और कोई बड़ा कोतवाली थाना है, बड़ा थाना है, तो उसमें आने के लिए भैया 2 पैसे, फिर पैसे कमाओ, 6 महीने में वहां से तुरंत निकल जाओ ताकि कोई पकड़े नहीं।
तो जब पूरा पुलिस महकमा ही इस तरीके से है कि भैया पैसे पे आपको आना जाना है, भ्रष्ट है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बात सही बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था को पालन करने वाले ही जब ऐसे हैं तो फिर क्या ही होगा। सही बात भैया। अक्सर हम लोग सुनते हैं बिहार में जब हम घूमते हैं, ज्यादातर लोग यही चर्चा करते हैं, जो 90 का दशक था, लालू जी का जमाना था, उसमें जंगल राज हुआ करते थे और बहुत लोग यहाँ उससे प्रभावित है। इसमें प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि केवल लालू जी का ही देन नहीं है, बिहार का पिछड़ापन का जो अभी स्थिति है, केवल लालू जी का ही गलती नहीं है, सारे पार्टियों का गलती है, खास तौर के कांग्रेस का और भाजपा की भी बड़ा गलती है। आप एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा और आपको हिस्ट्री भी ज्यादा बहुत आता ही है, इसमें आप एक बार एनालिसिस करके बताइए कि भाजपा का बिहार का जो डाउनफॉल है उसमें कितना भागीदारी है। यार मैं एक एनेक्डोट बोलना चाहूंगा। हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी, वो अक्सर कहा करते थे कि मैं कभी चुनाव में प्रचार करने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाऊंगा और मेरा काम ही मुझे चुनाव जिताएगा। और वो चुनाव जीते, काम किया। आज शायद काम नहीं होता है। और आप जब कह रहे हैं कि भाजपा के डाउनफॉल का कारण क्या है, तो एक चीज तो मैं बिहार की जनता को सैल्यूट करूंगा, मंडल और कमंडल की राजनीति पूरे देश में आज फैल गई, लेकिन उन दोनों राजनीति को कहीं ना कहीं बैलेंस करने में और उसे रोकने में, थामने में बिहार इकलौता राज्य है जिसने दोनों ही राजनीति को मतलब रोक के रखा। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पे मंडल या कमंडल हावी ना हुआ हो, पर बिहार ने उसको रोक के रखा। आज तक किसी एक को हावी नहीं होने दिया। ये तो बिहार की भले लोग कितना भी कह लें बिहारियों के बारे में, पर ये तो मानना पड़ेगा कि भैया मंडल हो या कमंडल हो, रोक के रख रखा है बिहार ने। अब आपका सवाल आया कि भैया सिर्फ जंगल राज ही नहीं था और नीतीश जी आए, भाजपा के साथ है, उसमें भाजपा का भी क्या योगदान रहा। यार मैं दोनों से गुजरा हूँ। मुझे याद है मैं बचपन में जंगल राज में पैदा हुआ, बचपन जंगल राज में पैदा हुआ, और मुझे याद है आज भी कि वो लालटेन हुआ करता था और रात में हम जलाया करते थे जब शायद बिजली भी नहीं होती थी, और तब हम पढ़ा करते थे पढ़ाई को लेकर। फिर जब नीतीश जी आए और वो अचानक से हमें बदलाव दिखा कि मतलब बिजली अचानक से फिर वो 12, 13, 14 घंटे आने लगी। और उस समय उसके पहले जो था ना कि हम इन्वर्टर या जनरेटर कनेक्शन लिया करते थे, जनरेटर कनेक्शन लेंगे, इन्वर्टर चार्ज करने की तो बिजली थी नहीं, फिर हम जनरेटर कनेक्शन कटवा के इन्वर्टर ले लिए ताकि भैया अब तो जरूरत भी नहीं पड़ती। वो एक बदलाव दिखा। सड़कों पे डेफिनेटली जब नीतीश जी आए और सड़कों पे हमें बदलाव दिखा कि भैया रोड बनने शुरू हुए, और उस समय जो सुशासन बाबू जिनके लिए उनका नाम पड़ा, वो एक्चुअली उन्होंने काम किया। ठीक है, 2005 से 2010 तक। हाँ, वो उन्होंने काम किया। पर फिर वो जिनके साथ थे भाजपा, उस समय तक भाजपा भी वो अटल जी की भाजपा थी। वो अटल जी जो हम सबके दिल में बसते हैं, रान नहीं ठानूंगा काल के कपाट से, वो अटल जी जिन्होंने झुकने के बदले इस्तीफा देना त्याग स्वीकार किया, वो अटल जी की भाजपा थी। फिर भाजपा में जब बदलाव शुरू हुए और हम आज देख रहे हैं कि 2 लोगों की भाजपा बन गई है, तब शायद लीडर्स भी हुआ करते थे। बिहार से लीडर्स थे, शहनवाज हुसैन थे, रविशंकर प्रसाद थे, आपका क्षेत्र से गिरिराज सिंह भी है। मतलब मैं बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो जिन्हें जेन्युइन तौर पर बिहार का चेहरा होना चाहिए था, और वो तब थे। शहनवाज हुसैन जी भाजपा के शायद माइनॉरिटी के फेस भी थे, किशनगंज से रहे, और सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर इतिहास से, भारत के इतिहास में बने। आज देख लीजिए उनको एकदम ही साइडलाइन कर दिया गया, रविशंकर प्रसाद जी को साइडलाइन कर दिया गया। जो अच्छी फेस बिहार से निकली वो कभी बीजेपी के लिए एटलीस्ट बड़ी नहीं हो पाई। और दूसरा, बीजेपी का वोट बैंक जो पॉलिटिक्स रहा, वो हमेशा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो 2 सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमेशा यहाँ गठबंधन वाली पॉलिटिक्स रही है। क्योंकि मंडल या जेपी मूवमेंट की शुरुआत का कोर ही बिहार रहा, यहाँ सबसे ज्यादा असर उसका दिखा। यहाँ जो 2 पार्टी उभर के आई, आरजेडी और जदयू, वो निकली तो अपना एक व्यक्तिगत पार्टी बन गई वो। उस वजह से ये दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थी
उनको उसका असर दिखने को मिला। तो बहुत ज्यादा असर भाजपा को अपना पैर फैलाने का यहाँ मौका मिला नहीं, और जो भी फैलाया वो उसी रास्ते में फैलाया जिसमें बाकी सब फैला रहे थे। जैसे प्रशांत जी भी अक्सर एग्जाम्पल देते, सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी, मतलब बाप का बेटा ही पार्टी है, भले वो पूरे देश में गाड़ करके बोल रहे हैं कि भैया राजकुमार हैं, युवराज हैं, पर आप तो खुद ही युवराज बना के बैठे हुए हो भैया, बिहार में तो आपके युवराज ही है। तो आपका कहने का मतलब ये है भाजपा तो बहुत आगे कर सकते हैं, पर उन्होंने यहाँ प्रयास नहीं किया उस तरीका का जो उसका करना चाहिए। और मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा, जो प्रशांत जी भी अक्सर बोलते हैं, उन्होंने देखा है भैया, आप 15,000 करोड़, भाइयों और बहनों 15,000 करोड़ के लिए हम आप में फैक्ट्री खुलवाएंगे, भाइयों और बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे। जमीन पर क्या किया? अरे जमीन छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ने आज तक कभी बिहार के ऊपर एक बैठक नहीं किया, कभी नहीं किया। आज भी भाजपा वाले बोल रहे हैं देखिए इस बार का बजट आया, बिहार को इतना कुछ मिला। भैया बिहार को इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रशांत जी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर को बिहार को कुछ बदलने का शौक था, उन्होंने मन बदल गया और बिहार बदलना चाहते थे। बिहार, अरे भैया वो इसलिए मिला क्योंकि बिहार की जनता ने उनको लोकसभा में जवाब दिया कि भैया आप हमारे तक नहीं आओगे तो हम आप तक नहीं पहुंचेंगे, और मजबूरी हो गई है, ये उनकी मजबूरी थी, दया नहीं। अगर उन्हें नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते तो शायद मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। सही बात। और ये बिहारियों की ताकत को दिखा रहा है कि भाजपा आज मजबूर हो गई और बजट में बिहार को सबसे बड़ा हिस्सा दिया। पर ये मोदी जी का बड़प्पन नहीं है, उनकी मजबूरी है और कुछ भी नहीं। इसे उससे ज्यादा मैं मानता ही। सही बात। और भैया आप एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले व्यक्ति भी है, लॉयर भी है, ज्यादातर आप आइडियोलॉजीज पढ़े होंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा हो या सोशलिस्ट विचारधारा हो, कैपिटलिस्ट विचारधारा हो, संघ का विचारधारा हो, सब चीज के बारे में पढ़े होंगे। जन स्वराज का विचारधारा क्या है भैया? जन स्वराज का विचारधारा क्या है, ये तो लंबी बहस हो सकती है अगर समय है तो। प्रशांत जी अक्सर बोलते हैं हम जन स्वराज आजादी के पहले की जो कांग्रेस थी उसकी विचारधारा है, और हमारे जो अपोजिशन में हैं वो अक्सर फैलाते हैं भैया कांग्रेस की विचारधारा नहीं। तब जो कांग्रेस थी और आज जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अलग है। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है या राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये गांधी की, नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की, सरदार पटेल की, इनकी कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसने आजादी पूरे देश को एक धागे में पिरोया। कांग्रेस तो बहुत पहले आई ना। सही बात। गांधी की विचारधारा, क्यों हम आज गांधी का सम्मान है, क्यों गांधी जी के लिए हम, और ये जो पूरी पदयात्रा की परिकल्पना है वो गांधी की भारत यात्रा से ही है, जो मुझे जहां तक समझ में आई। जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने पहले ये नहीं कहा कि भैया मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा। गांधी जी ने बोला पहले मैं भारत भ्रमण करूंगा। क्यों? क्योंकि भारत को समझना मेरे लिए जरूरी है। मेरी पढ़ाई हुई गुजरात में, भारत के एक छोटे से हिस्से में, बड़ा हुआ, बाहर चला गया लंदन, फिर वहां से साउथ अफ्रीका। भारत में तो मैं कभी रहा नहीं, भारत को मैंने कभी समझा नहीं। पहले भारत को समझता हूं। वो भारत आए, भारत घूमा और भारत को समझा, भारत के दिल को समझा। इसीलिए पदयात्रा जरूरी है। आप जब कहते हैं बिहार में व्यवस्था बदलेंगे, व्यवस्था तो तभी बदलेगी ना जब आप बिहार को समझेंगे। सही बात। और आप बिहार को तभी समझेंगे जब आप बिहारियों तक पहुंचेंगे। और बिहारी तो गांव में है, उस गांव में जब तक आप पसीना बहाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, गांव गांव जाएंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक तो आप बिहार को समझेंगे नहीं। सही बात। तो ये वो विचारधारा है, ये वो विचारधारा है जो सबको लेकर चलने की, धारा है, मंशा रखते हैं। भैया ज्यादातर आप बिहार के लिए सोच रहे हो और बिहार को कुछ करने के लिए ही आए हो। भैया बिहार में कौन सा वो एक चीज है जो आप बदलते हुए देखना चाहते हो? एक चीज जो मैं बदलते हुए देखना चाहती हूँ यार, बहुत चीजें हैं, सब कुछ बदलते हुए देखना चाहती हूँ। जो प्राइम मोटिव, मतलब जो प्रायोरिटी में सबसे पहला है।
अगर मुझसे प्रायोरिटी एक पूछो तो मैं बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बहुत अलग है भैया। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको शिक्षा, भैया शिक्षा 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 करके गाते हैं। यार मैं आप एक बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की बोलता हूँ, बात बोल रहे मैं हैं। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलता हूँ, क्योंकि मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड की नींव इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आज हम चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथे औद्योगिक क्रांति पे है। जी रहे हैं। और अगर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई होती तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। सही बात। जिस बदलाव को आने में 100 साल लगते थे, औद्योगिक क्रांति ने उसे 10 साल में, पहले औद्योगिक क्रांति ने वो 10 साल में ले आया, दूसरे उसे 8 साल में ले पाए, तीसरा उसे 5 साल में ला पाए और चौथा उसे 1 साल में ले आ रहा है। वो औद्योगिक क्रांति ही है जिसमें हर, और औद्योगिक क्रांति का मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं बोलता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप कोई भी गंभीर मुद्दे उठा लो, ठीक है, महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं। आज अगर हम महिलाएं अपने आप को इक्वालिटी की बात करती हैं कि महिलाएं बराबर के हिस्सेदार हैं, वो क्यों बनी? फैक्ट्रियों में बनी। क्यों? सही बात। क्योंकि जब एक महिला फैक्ट्री में जा रहा हो या पुरुष जा रहा हो, यूनिफॉर्म सबका सेम, पर पैसे बराबर मिले ना मिले, बट पैसे तो मिल रहे हैं। सही बात है। हाँ। महिला वहां इंडिपेंडेंट हुई इकोनॉमिकली। जब वो इंडिपेंडेंट हुई, अपने जैसी और महिलाओं के साथ मिली, तो उन्हें समझ में आया कि भैया बहन हमारा भी अधिकार है। तो महिलाओं का अधिकार वहां से उनको मिलना शुरू हुआ। फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई तो लोगों की, जाहिर सी बात है शुरुआत में थोड़ा समय लगा, पर धीरे धीरे करके लोगों की, जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हो या लाइफ स्टाइल बोलते हो, पैसे आने लगे, लोग कमाने लगे, तो फिर उन्हें समझ में आया भैया अब थोड़ा ऊपर जाना है। शिक्षा वहां से ऑटोमेटिकली आई क्योंकि लोगों के पास पैसे थे, अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे। क्योंकि पैसा आ गया तो आप सरकार पर भी दबाव बना सकते थे कि अच्छे स्कूल दो। सही बात है ना। और गांव में जो एक बहुत बड़ी समस्या वो ये है कि भैया छोटी सी जमीन पे जहां पे शायद एक आदमी का काम है, वहां 10 मजदूर हैं। अगर उद्योग लगता है तो वो 10 मजदूर में से 9 मजदूर जिनकी जरूरत नहीं है उद्योग में आ जाएंगे, तो वो एक मजदूर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और 9 मजदूरों की कमाई अलग। ऑटोमेटिकली बिहार की कमाई, अगर बड़े मैक्रो लेवल पर देखें, बिहार की कमाई होगी। वो एक ऐसा मार्ग है, मुझे लगता है, जो इंडस्ट्रीज एक ऐसा मार्ग है जो हर चीज की, शायद हो सकता है हर चीज की दवा ना हो, पर अधिकतर चीजों की दवा है। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में या दिल्ली में, जहां सबसे ज्यादा जीडीपी है, या तमिलनाडु में, है ना, वो इसलिए है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी फोकस किया गया। और जब आप इंडस्ट्रीज बनाओगे, आप इंडस्ट्रीज पे कैसे फोकस कर सकते हो भैया? आज के जमाने में आप कैसे चाहोगे कि इंडस्ट्री को यहाँ लगे? उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। जब आप चाहोगे कि भैया इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्रियां लगे, वो तभी लगेंगी ना जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपको पैसे उसमें खर्च करने पड़ेंगे, आपको शिक्षा के लिए देना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाना है उनके बच्चों भैया पढ़ने के लिए अच्छा होता। आप समझिए एक साइकिल है, एक इंडस्ट्री लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसको लगाने से पहले भी डेवलपमेंट है और लगाने के बाद तो डेवलपमेंट है ही। मुझे लगता है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से जो चीज बिहार में मैं देखना चाहता हूँ बदलाव, वो मैं इंडस्ट्रीज के तौर पे देखना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तौर पे देखना। सही बात। भैया आप बेगूसराय से आते हो और बेगूसराय जो जमीन है वो लेफ्ट का ज्यादातर जमीन रहा, वामपंथी का जमीन रहा। ज्यादातर समय लेफ्ट वही वहां शासन किया था। और येचुरी जी जो अभी 2 दिन पहले वो स्वर्गस्थ हुए हैं, उसके लिए भी अच्छा मनसा में है। और ये बेगूसराय का जो राजनीति है, अभी जन स्वराज वहां जाके लेफ्ट मानो ना राइट मानो, आप सीधा जाओ स्ट्रेट देखो करके बोल रहे हैं। आप कहां तक देख रहे हो बेगूसराय में जन स्वराज सफल हो पाएगा कि नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राड बोला जाता था। लेनिनग्राड, है ना। वहां से कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स बिहार में चलती थी। आज भी वहां जाइएगा तो सीपीआई का एक बड़ा सा ऑफिस है। अब भले वहां पे कोई ना हो, एक ऑफिस बड़ा सा है। और उसका कारण ये भी था कि बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बेगूसराय रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटल रहा है बेगूसराय। बरौनी क्षेत्र है जहाँ पे रिफाइनरी है, और उस समय में काफी बड़ा, मतलब वो इंडस्ट्रियल कैपिटल उसको माना जाता है। अगर पटना राज्य कैपिटल है तो बेगूसराय को, तो उस वजह से भी वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा थोड़ी तेज थी, तीव्र थी।
पर वो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना कि लोगों कैपिटलिज्म आना शुरू होता है, 90 के दशक के बाद शायद वो गिरना शुरू हुआ। और आप सही बोले, अभी तो फिलहाल भाजपा के ही MP भी हैं, माननीय गिरिराज जी, जो आज तक शायद कभी आए नहीं होंगे बेगूसराय, और क्या ही बोलूं उनके बारे में, कमेंट करना ही बेवकूफी है, समय की बर्बादी एक्चुअली। हाँ, बट जब पदयात्रा बेगूसराय घुस रही थी, शायद मुझे भी लगा था यार बेगूसराय में पदयात्रा उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शायद जनसुराज या तो लेफ्ट वाले होंगे या राइट वाले होंगे, तो जनसुराज को सुनने वाला यार नहीं मिलेगा। पर जब हम, और एक बेगूसराय की खास बात ये है कि पर कैपिटा इनकम में बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट है। पर कैपिटा इनकम में पटना के बाद सबसे अमीर बेगूसराय है। वो भी था कि पूंजीवादी लोग हैं यहाँ, तो वो भी एक कारण है कि कम्युनिस्ट थोड़ा डाउनफॉल हुआ उसका। तो जब बेगूसराय में पदयात्रा घुसी तो वो एक हमारे लिए सरप्राइज था, खासतौर पर मेरे लिए, कि पहला ही जब हम जिला में घुसते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंट्री होता है वो इतना भव्य था, मतलब एटलीस्ट मैंने आज तक उतना भव्य और शायद ही किसी ने वो भव्यता से नहीं देखा। सही बात। मतलब जिस तरीके से बेगूसराय की जनता ने जनसुराज को सपोर्ट किया, और मैं बता रहा हूँ वो ट्रेजेक्टरी शायद जनसुराज पदयात्रा की वहीं से बदलनी शुरू हुई। 150 की सभा या 300 की सभा होती थी, और बेगूसराय वो लैंडमार्क बन गया जब हजार की सभा और पदयात्रा में 500,000 लोग आते थे। आज आप देखिए सुपौल में पदयात्रा चल रही है, सभा में 2000 लोग हैं, पदयात्रा में 1000 लोग चल रहे हैं। उसकी शुरुआत बेगूसराय से हुई, और जो हमारे लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था। मुझे लगता है कि बेगूसराय अगर सही से काम हम करें, और हम कर रहे हैं, तो बेगूसराय हमारे लिए बहुत आसान भूमि रहेगा जो कर सकते, बेगूसराय को हम क्रैक कर सकते हैं। सही बात। भैया, आप प्रशांत जी के साथ बहुत करीब रहे, आप प्रशांत जी का ऑफिस में उसका शेड्यूल तैयार करने में आप बहुत बड़ा भूमिका निभाते थे। आप जब प्रशांत किशोर के साथ बहुत करीब से काम करते थे, उसमें वो क्या क्वालिटी देके, वो क्या स्ट्रेंथ देके, जिसको प्रशांत किशोर को एक महान बनाया था या बहुत हासिल करने वाला व्यक्ति बनाया था, वो क्या स्ट्रेंथ था? प्रवीण, मेरा सौभाग्य रहा कि प्रशांत जी ने मुझे वो मौका दिया कि मैं उनके ऑफिस को देख सकूं, या उनकी डायरेक्ट टीम उनके साथ काम कर सकूं, और उस वजह से मैं काफी करीब से मैंने उनको देखा। यार, एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती थी ना उस इंसान की, मुझे कहते हैं ना कि मैं 10 साल का काम, 30 साल का काम मैं 3 साल में कर सकता हूँ। यार, उसका डेडिकेशन मैंने उस बंदे का देखा। सुबह 6 से लेकर रात 2 बजे तक वो काम ही करते थे, चाहे मीटिंग्स हो रही हो, कॉल्स हो रहे हो। और हम लोग को जनसुराज का एक यूनिट शायद मिला हुआ है, हम एक यूनिट में काम कर रहे हैं, और यार हमको लगता है यार कितना मेहनत है, 24 घंटे का काम है, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। भाई, वो बंदा पूरा जनसुराज, उसकी सोच है, उसने खड़ा कर रहा है, तो समझ लीजिए क्या वो सोच रहा होगा। सही बात है। He is the one point which combines everyone. So मैंने उनको काम करते देखा है। वो कहते हैं ना, जब आपका लीडर is the one person who does it before anyone else can follow him. He does it. That makes me, or at least पदयात्रीज like me, do it. वो एक बहुत बड़ी ताकत है, मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी ताकत है कि वो इंस्पायर करते हैं खुद काम करते हुए। आज तक मैंने कभी उनको फ्री नहीं देखा है। और वो सब करते हुए भी काम रहना, थोड़े से वो मिजाजी हैं, पर तो उनकी डांट में भी एक सुकून मिलता है। डांट ना सुनो तो लगता है यार उदास है, पर वो एक वो इंस्पिरेशन उनका काम है। वो जितना वो काम करते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको यार, एक दिन में हम लोग सुबह समझो 6 बजे से मीटिंग शुरू होती है। जो उनका जब पदयात्रा के दौरान जो रूटीन रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार सुबह 6 बजे से मीटिंग्स होती हैं, सुबह 6 बजे मीटिंग हो गई, 7 बजे 8 बजे से तो आमतौर पर मीटिंग शुरू हो जाती है। 8 से 10, फिर 10 बजे वो जाते हैं, तैयार होते हैं। पदयात्रा अमूमन तौर 11 बजे से फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, पहला जो सभा हमारा होता है वो आमतौर पे 12-1 बजे होता है, तो लोग आना शुरू हो जाते हैं। मीटिंग्स 11-12 बजे चलती है, फिर 1 बजे से सभा। वहां से पदयात्रा निकलती है, आमतौर पे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की पदयात्रा होती है। पहले तो शायद
20-25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर होता था, अब 12-15 किलोमीटर, तो काफी छोटा कर दिया। उस 12 किलोमीटर की पदयात्रा में 4-5 जगह सभाएं होती हैं। वो सभाएं करते हैं, वही बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के चलते भी हैं, बोलते भी हैं। हम लोग तो कभी कभी गाड़ी में भी बैठ जाते हैं अगर थक गए हो। वो तो बैठते भी नहीं है, वो मतलब चलते ही रहते हैं। चलते रहते नहीं है, सिर्फ बातें करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोग वो समझते, मतलब वो सोचिए उस इंसान की दिमाग। ठीक है, और मैं अलग अलग तरीके से बताऊं क्या इंस्पायर कर, एक तो मैंने जो बताया, भाषण देते हैं, सभा करते हैं, पांचों सभा करने के बाद फिर वो उनकी 2-3-4 घंटे की मीटिंग रात के 1-2 बजे तक कभी कभी चलती है। फिर वो जाते हैं, फिर वो 1-1.5 घंटे और काम करते हैं, फिर वो सोते हैं, फिर सुबह 6 बजे से वापस उनकी हो जाते हैं, शुरू हो जाते वो। तो ये तो एक बहुत, भाई उनको देख के लगता है यार हम भी, मतलब मुझे याद आप भी हैं, रहे हैं किस तरीके से हम पदयात्री, मतलब एक जगह तो टिकते हैं नहीं, रात में आया, सुबह में बैग पैक किया, ट्रक में डाला। जो कहते हैं लोग कि 5 स्टार होटल में हैं, उनको बता दो भैया कि पदयात्रा का कैंप एक जगह से टिकता नहीं। हम सुबह में उठते हैं, बैग पैक करते हैं, ट्रक में डालते हैं और निकल जाते हैं। रात को आए, कैंप कभी लगा स्कूल में तो बड़ा अच्छा कैंप है, कभी लग गया खेत में तो घुटना भर पानी है कि नहीं? सही बात है। पैर खराब, सांप आया, बिच्छू आया, और फिर उठे, फिर वैसे ही किसी ने ट्रक से सारा सामान नीचे फेंक दिया, अब सामान खोजिए। रात भर काम करके आए, थक गए, रात को खोजिए, सामान लेकर रूम में आइए, सोइए, फिर उठिए, फिर वही। तो भैया 5 स्टार नहीं है, वो भी वही करते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ ही रह रहे हैं। सही बात। और जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है यार, द वे ही थिंक्स, मतलब चीजों को आर्टिकुलेट करना। हम उनको एक आइडिया देते हैं, एक आइडिया से वो 50 आइडिया निकाल लेते हैं। और उनकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, he never gives up. He knows that, you know, the best thing about him, he knows that success comes from failures. मुझे याद है पदयात्रियों के साथ उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब शायद जनसुराज एक्सपेरिमेंट पे ही चलता है। मतलब एक के बाद वो एक चीज से फेल हो रही है, दूसरा करो, दूसरा फेल, मतलब वो गिव अप, he never gives up. सही बात। That's the best quality he has. He never gives up. He will fall and he will stand. That's the best thing about him. और वो ना बार बार गिरने चढ़ने से एक ऐसा मिल जाता है ना, यार he cracked it. सही बात। राइट, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो अभी कैंप्स लगी हुई है वो हो, मतलब वो हर चीज वो एक्सपेरिमेंट से ही निकला है। पहले एक कैंप लगा, वो फेल हुआ, फिर 15 कैंप लगे, फिर वहां से फिर लगा आज कुछ और बना, सेंट्रल वाहिनी है, कुछ और है। कितनी बार डिजिटल टीम हमारी फेल हुई, फिर भी खड़ी हुई। सही बात। तो वो मतलब वो उनका मतलब ही नेवर गिव्स अप। सही बात। That's one of few of the things that I really मतलब is a true inspiration for me. सही। भैया बहुत कम युवा पॉलिटिक्स में अभी आ रहे हैं और खास तौर पे जनसुराज में अभी आ रहे हैं। What's your message to the youth of Bihar if they really want to enter politics and they are not getting any line of sight which they have to go in? What is your message for them, to the Bihari youth, from this channel? You have to please. Yeah, I'll tell you one thing, Praveen. We are Gen Z, right? We are Gen Z or millennials, most of us. At least when you call a youth. Yeah. We have been born in internet age, information age. Better we can call it information and data age, right? Yeah. We don't have the dearth of information. We don't have that. We have too much of information sometimes, right? So we know what's going on, right? And a positive thing about all of this is that most of us are politically aware. Yeah. And a lot of us are politically motivated. Only thing is that this misinformation age, in fact, has created a trust deficit in our mind. I will tell you, I can't guarantee you anything, and I cannot explain you about other parties. What I can tell you is about Jansuraj, because that's where that's my first experience with direct involvement with politics of any kind, right? What I have experienced here, when I was here, I was this. When right now, I am this. And I know that I can go way beyond that. Yeah. And the avenue you get, especially for youth, because the entire ecosystem is run by youth. That's what Prashant is known for. Yeah. Right? He is known for keeping his team below 45 most of the time. Right? It is run by them. It is entirely dependent on them, right? So if you really want to join politics, you are afraid of kya hoga, nahi hoga. Trust me, this is the best place you can do. बस आपको अपने आप को
चैलेंज करना सीखना होगा, फिजिकली मेंटली। सही बात। और भैया कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और प्रशांत किशोर के साथ अगर तजुर्बा हो गया तो शायद आप शो टाइम कंसल्टेंसी और फलाना कंसल्टेंसी खोल ही सकते हैं। दे सकते हो। हाँ, जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब तो भैया प्रशांत किशोर के साथ ही के अंदर ही तजुर्बा सही बात लेकर आए, तो भैया आप वो बन सकते हो। तो ये है। सो थैंक यू भैया, आप हमारा शो में आने के लिए और इतना लंबा बातचीत करने के लिए। आप बहुत तरह तरीके के बात किए हैं लाइक हम जैसे लोगों को यहाँ लाते हैं उनसे हम भी इंस्पायर होते हैं कि भाई देखिए इतना काम ये बंदा भी कर रहा है। ये बंदा कई लॉ का प्रैक्टिस करते थे, यहाँ आके बिहार में वो टेंट में रह रहे हैं। वो जब पानी गिरता है, जब बारिश होता है, वो पानी के वहां जमीन पर बेड बिस्तर लगा के सोते हैं। सो दिस ऑल मेक अस मोर इंस्पायर एंड मोटिवेटेड फॉर पॉलिटिक्स एंड फॉर बिहार ऑल्सो। सो ये मेरा इंटरव्यू है श्वेताब भाई के साथ। आप लगातार ऐसे ही इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और श्वेताब भाई का बात अच्छा लगा और श्वेताब भाई का इंस्पिरेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, जो जन स्वराज में आना चाहते हैं। इतना तक ही रखते हैं और एक बार बिहार के सम्मान के लिए नारा लगा के जाते हैं। आप अगर नारा लगाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे जय बिहार करके कमेंट लगाइए। हम एक बार बोलेंगे जय बिहार। श्वेताब भाई से आपसे भी यह आग्रह है, जय जय बिहार बोलना है। बिल्कुल। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम। धन्यवाद।